Okay, friends, once again, welcome back and a very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, all are safe, and you had enjoyed a lot in the Uttarayan. And now it is turn to discuss the your uh, ZEE concept regarding on the rotational motion. We are already discussing the concept of the rotational motion and lots of different moment of inertia so far we had learnt. But today I'm going to discuss one more new concept. It is important for the NEET and JEE, and that is how to find the center of mass if the road is not having a uniform density. अगर रोड का डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो हमको पता है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आने वाला है. अगर यूनिफॉर्म रोड का डेंसिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो पता है कि कहाँ पे आएगा उसका सेंटर ऑफ मास. उसके सेंटर पे उसके सेंटर पे आएगा. बट अगर ये रोड यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको कैसे फाइंड करें, उसका मोमेंट, उसका सेंटर ऑफ मास हम कहां से कैसे फाइंड करें, तो ये मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं. उसके बेस पे ऑलरेडी AIEEE एंड नीट के अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऑलरेडी. द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, सो दैट इज गुड टू अंडरस्टूड. देखो, एक सीधी सी बात है कि हमने ये सीख लिया था for a linear object that is one dimension object, linear mass density is defined, and a linear mass density उसको मोस्टली लैम्बडा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो दैट इज इक्वल्स टू मास अपॉन लेंथ. Similarly, for a two-dimensional object like a disk, for two-dimensional object like a disk, हम क्या डिफाइन करेंगे, बताएगा मुझे. एरिया उसके लिए सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन करना चाहिए, और उसका जनरली जो सिंबल होता है ना वो सिग्मा होता है. कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड बी द डेफिनेशन, what should be the definition for that? It should be a mass per area. And similarly for the three-dimensional object, like a solid sphere, we are defining the volume density, volume mass density, and that is our simple density. जो हम डेंसिटी बोलते हैं ना वही वॉल्यूम मास डेंसिटी है, वॉल्यूम मास डेंसिटी. और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं. And it generally it is a symbol, its symbol is generally taken as a rho. And what is the definition? Mass per volume. Friends, तो ये एक बेसिक थी, ये बेसिक चीज है. चलो अब यहाँ पे हमने थ्योरी में ऐसा पढ़ा था, एज पर थ्योरी, इफ यू रिमेंबर, किसी को पता है XCM, YCM एंड ZCM का फॉर्मूला क्या है? चलो ये पता है आपको फ्रेंड्स, ये चीज आपको पता है, याद है कि दिखाऊं मैं? हमने ये फॉर्मुलेशंस किया था, इफ यू रिमेंबर. चलो देखना है आपको, अभी दिखा देता हूं. चलो
देखो ये रहा, देखा आपने? आर यू एबल टू सी दिस? So here is the formula, okay? So this is the formula we already had. We already proved in the theory, okay? तो ये फॉर्मुलेशंस आपको पता है, बट अब मैं आपको एक नया चीज ये बता रहा हूं कि दिस आर द वैलिड फॉर्मूला। फ्रेंड्स, am I audible to you? मेरी आवाज आ रही है? Am I audible to you, friend? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So these are valid for uniform density. It may be a linear density, it may be a surface density, it may be a volume density, but ये जो फॉर्मूला है ना वो यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिए ही वैलिड है। तो इसी के बेस पे तो हमने यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले रोड का जो सेंटर ऑफ मास था वो आप देख सकते हो। ये थ्योरी नंबर आप यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसी के बेस पे हमने क्वेश्चन 5 पे यही फॉर्मूला अप्लाई किया था, आप देख सकते हो। और हमने ये प्रूव किया था कि सेंटर ऑफ मास जो होता है ना वो अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो वो एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा? देखो कहाँ पे आ रहा है, यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था। देखो यहां से हमने स्टार्ट किया था और प्रूव किया था कि भाई सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ रहा है। देखो L/2 पे दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा इंटरेक्शन कर दीजिएगा फ्रेंड्स तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए तो क्या ये दिख रहा है आपको L/2? Yes, sir. हाँ, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और हमने ये प्रूव कर दिया था कि भाई रोड का जो सेंटर ऑफ मास है वो L/2, ये हमारे थ्योरी में था। बट अब टारगेट ऐसा है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो हम कैसे उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन हम पूछते हैं JEE के एंड नीट के बेस के एग्जाम के अंदर। तो अगर आपका डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो डिनोमिनेटर में जो m दिख रहा है कैपिटल M, तो उसको इस हिसाब से मत लिखो, तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अभी जो हमारा इंपॉर्टेंट टास्क अभी स्टार्ट हो रहा है कि अब जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि इफ object is non-uniform, object is having non-uniform density, non-uniform density, then in above equation replace m by, चलो अगर लीनियर ऑब्जेक्ट है तो लैम्डा dl लिखना है आपको, लैम्डा dl या dx। अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल है तो आपको उसका करना है m इज इक्वल्स टू, इट शुड बी रिटन एज अ सिग्मा इंटू डी एरिया। एंड अगर वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो आपको इंटीग्रेशन रो इंटू डी करना है। वैसे होता तो वही है, देखो आपको पता है कि ये डेंसिटी है राइट, तो आपको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास Mass by volume. भैया। मास अपॉन वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि अगर मास फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वही तो किया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो किया। ये वॉल्यूम, एक स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम लिया, उसको डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा? स्मॉल मास मिलेगा, और उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल मास मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा? वो एलिमेंट का मास मिल जाएगा, और उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पूरे बॉडी का मास मिल जाएगा।
अगर ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल है तो सरफेस डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करो, तो सरफेस डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्मॉल एलिमेंट का आपको वो मास मिल जाएगा, उसको इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पूरा, मतलब सिमिलर वे दिस इज लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए भी वही होगा। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि मैंने ये क्यों आपको सिखाया। तो एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, देन यू विल फाइंड दी एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। Okay, it's not here. Okay, it is not mentioned here. Okay, सो एक क्वेश्चन ऐसा है, मान लो कि मैं लिख देता हूं कि एग्जाम्पल लीनियर mass density of a road is given by lambda is equals to 2 plus x। तो मतलब क्या हुआ कि आप देख सकते हो कि उसका जो लीनियर मास डेंसिटी ना वो x के साथ वेरी होता है। इफ टोटल लेंथ ऑफ रोड is 6 meter, then find the location of center of mass of a road from one of its end। x is a distance from one of end of road। तो आप देख सकते हो कि इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है ना वो x के साथ, मतलब अगर रोड का एक पॉइंट जो है ना वो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, अगर रोड का एक जो एंड है वो ओरिजिन पे है और दूसरा एंड x एक्सिस पे है, तो उसके जो अलग अलग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x कोऑर्डिनेट उसका वेरिएशन होगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि हमारा जो रोड है ना वो ऐसा है कि जैसे आप x डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, x डायरेक्शन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो उसका x कोऑर्डिनेट इंक्रीज होगा। तो x कोऑर्डिनेट जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा ना तो रोड जो है ना उसका भी, रोड का भी जो डेंसिटी है ना वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो हमारा रोड कुछ इस टाइप का है कि जिसका डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो उसका डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? इस टाइप का रोड है, आपको देख सकते हो कि उसका जो लैम्बडा है, ये लैम्बडा आप देख सकते हो कि ये जो लैम्बडा है वो
एक्स के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो ये रोड जो है ना वो पहले थोड़ा कम थिक था या फिर उसका डेंसिटी कम था, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो डेंसिटी इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा चलो यूनिफॉर्म थोड़ा सोचते हैं, अगर रोड यूनिफॉर्म होता तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता? रोड का जो टोटल लेंथ है वो 6 मीटर है, तो एग्जैक्टली उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता? 3 3 meter. मीटर। 3 मीटर पे। बट अब थोड़ा मुझे सोच के बताओ कि अब उसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ऐसा सोच के बताओ मुझे। कहाँ पे आना चाहिए? अच्छा मुझे चलो मैं थोड़ा और मेरे क्वेश्चन को मैं थोड़ा और स्पेसिफाई करता हूँ कि अगर यूनिफॉर्म होता तो एग्जैक्टली सेंटर पे मतलब 3 मीटर पे आता। बट यहाँ पे क्या है कि रोड का जैसे उसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता है ऐसे उसका मास डेंसिटी बढ़ता है, मतलब ज्यादा जो मास है ना वो राइट साइड है। तो अब मुझे ये बताओ कि इस सिचुएशन में यहाँ पे जो रोड है उसका सेंटर ऑफ मास 3 मीटर से लेफ्ट हैंड साइड आएगा या 3 मीटर से राइट साइड आएगा? Right side. वेरी गुड, कौन बोला? The area. देरिया। तो आपको ये पता होगा फ्रेंड्स कि जो सेंटर ऑफ मास जो होता है ना उसका लोकेशन हैवियर पार्ट की तरफ होता है, याद है भैया? जैसे अर्थ एंड सन का जो सेंटर ऑफ मास था वो कहाँ पे होता है? Sun के पास. सन के नजदीक होता है, हैवियर ऑब्जेक्ट के हैवियर पार्ट की तरफ होता है। इज इट क्लियर? तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया तो हमको आ गया है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत हमको आइडिया ये आ गया है कि भाई इसका जो आंसर है ना वो होना चाहिए 3 मीटर से कुछ ज्यादा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। चलो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला जो है वो एक्स सी एम वाई सी एम जेड सी एम लिखने की जरूरत नहीं है, पूछो क्यों? क्यों सर? बिकॉज ये पूरा जो रोड है वो कहाँ पे है? एक्स एक्स एक्सिस। तो उसका सेंटर ऑफ मास भी कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियसली उसका वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। हाँ परफेक्ट, तो दैट इज 0। वेरी गुड। और यहाँ पे मुझे कोई बताएगा ये जो डीएम है दैट इज अ मास ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट, वो मुझे क्या लिखना चाहिए? मास ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट मुझे क्या लिखना चाहिए, कोई बताएगा मुझे? अगर एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करें तो उसका मास क्या होना चाहिए? मान लो कि ये एक्स लोकेशन है और स्मॉल एलिमेंट का मास डीएम है, तो डीएम शुड बी रिटर्न एज अ, देखो मैंने ऊपर लिख के दिया है ये सब डीएम है, ये सारे डीएम ही तो है। दिस वन where dm is equals to either lambda dx or dm is equals to sigma dA or dm is equals to mass of a small element rho into dv। तो यहाँ पे dm is equals to क्या लेना चाहिए मुझे? लैम्बडा dx। lambda dx। तो अभी हमारा जो सेंटर ऑफ मास आएगा इंटीग्रेशन x dm के बदले lambda dx। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ पे करूँ? इंटीग्रेशन में कहाँ से कहाँ पे करूँ? फ्रॉम 0 टू, कोई बताएगा मुझे? एक्स लेंथ। लेंथ कितनी है भैया? 6 मीटर है। इज दैट क्लियर? यस सर। और नीचे भी इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 टू 6 एंड डीएम के बदले होगा लैम्डा इंटू डीएक्स। अब ऊपर न्यूमरेटर के अंदर जो x का जो वैल्यू है ना वो तो x ही है, बट लैम्डा का वैल्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया है? लीनियर मास डेंसिटी क्या प्रोवाइड किया हुआ है? 2 प्लस एक्स। तो ये 2 प्लस एक्स न्यूमरेटर में डी एक्स एज इट इज। अब डिनोमिनेटर में क्या है कि x नहीं है, इंटीग्रेशन 0 टू 6 2 प्लस एक्स डी एक्स। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसी फॉर्मूला को। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक्स सी एम इज इक्वल्स टू, ऊपर की तरफ आएगा 0 टू 6 और उसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस एक्स कर हो जाएगा न्यूमरेटर में dx एंड डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा फ्रॉम 0 टू 6 2 प्लस एक्स। चलो मुझे सोच के बताओ कि ऊपर का इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो 2 तो बाहर निकल के आएगा और x का क्या होगा? स्क्वायर बाय 2। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर बाई 2।
एक्स स्क्वायर का क्या होगा? x³/3। x³/3, वेरी गुड। फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम 0 to 6। चलो, ऊपर का जो टर्म था उसका इंटीग्रेशन हो गया, अब नीचे के टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं। 2 का क्या होगा भैया? इंटीग्रेशन 2 dx, तो 2 का क्या होगा भैया? बोलो। सर कांस्टेंट ही रहेगा ना। अरे नहीं भैया, इंटीग्रेशन के डी एक्स का होता है के एक्स, कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल। इज दैट क्लियर? यस सर। एंड x⁻1 का क्या होगा? x1 x²/2। फ्रॉम 0 to 6। पहले अपर लिमिट बाद में लो लिमिट, यहाँ पे पहले 2 कैंसिल कर देते हैं। अब अपर लिमिट अप्लाई कर दो, अपर लिमिट अप्लाई कर दो तो x² का मतलब हो जाएगा 36 न्यूमरेटर में, प्लस x³/3। तो 36 इंटू 6 डिवाइड बाई 3, 36 इंटू 6 डिवाइड बाई 3, ये आपका न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? तो प्लेसिंग द 6 हो देयर, तो 2 इंटू 6 मतलब 12, प्लस 36/2 मतलब 18। लो लिमिट प्लेस करने की जरूरत नहीं है, क्यों? बिकॉज वो 0 0 ही है। तो न्यूमरेटर में बचेगा आपका, न्यूमरेटर में आपका बचेगा तो न्यूमरेटर में आपका बचेगा 36 2 ज़ा 72, 72 3 2 ज़ा 6, 72 प्लस 36, 72 प्लस 36 108, 72 प्लस 36 बराबर है भैया? इज इट यस सर। अपॉन 30। अब ये 3 से डिवाइड कर दो तो ऊपर हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 36। 36। 36/10। तो आपका आंसर आएगा 3.6 मीटर। देखो कहाँ पे शिफ्ट हुआ आपका लोकेशन। अगर लीनियर, राइट साइड। हाँ यूनिफॉर्म रोड होता तो आंसर क्या आना चाहिए था? 3। 3 एग्जैक्टली। बट यहाँ पे क्या आया 3.6 का मतलब क्या हुआ? थोड़ा किस तरफ सर का वो, किसका वो? राइट साइड। राइट साइड। एंड दैट वाज कंपेटिबल विद आवर लॉजिक, वो हमारे लॉजिक के साथ कंपेटिबल ही तो है। हमने लॉजिकली वही तो देखा था, वही तो सोचा था। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो नाउ यू आइडेंटिफाई हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो डिनोमिनेटर में m जो होता है ना, देखो ये वाला m, उसको आपको जस्ट कन्वर्ट करना है किस में? इंटीग्रेशन dm में कन्वर्ट करना है। इंटीग्रेशन बाय dm इज इक्वल्स टू, इट मे बी अ लैम्डा dx, इट मे बी अ सिग्मा dA, इट मे बी अ रो dV, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं कुछ नोट्स के क्वेश्चंस यहाँ पे ये एक और क्वेश्चन है जो हमको करना चाहिए। एक यू विल बी गेटिंग नोट्स फ्रॉम द ऑफिस। आप ट्यूसडे से कलेक्ट कर सकते हो ऑफिस से नोट्स को, ये रोटेशनल मोशन के नोट्स आप कलेक्ट कर सकते हो ट्यूसडे से। तो ओके, चलो एक मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि जस्ट देखो, ये एन्युलर डिस्क आपको दिख रहा है, ये एन्युलर डिस्क वाला। यस सर। टू सी दिस annular disk,
ओके, ये कॉपी नहीं हो रहा है। तो ऐसा एक एन्युलर डिस्क है, और मुझे क्या करना है कि उसका सेंटर ऑफ मास, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फिर ऐसे ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ये स्फेरिकल शेल है जिसके अंदर होलो पार्ट है, तो उसका भी सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि जिसके अंदर आपके इस टाइप के सिचुएशन हो कि जहाँ पे कुछ बीच में से कोई पार्ट नहीं है, मतलब इस टाइप का सिचुएशन हो, तो हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो इसको कैसे फाइंड करें। तो अभी वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक थियोरी मैं आपको सिखा रहा हूं, तो उसके ऊपर से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के सॉल्व आप कर पाओगे। जाने दो इसको बंद ही करते हैं। ओके, तो मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, m/2 r1 + r2 स्क्वायर। देखो, अभी क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या है। हमारे पास ऐसा एक डिस्क है कि जिसका अंदर का पार्ट होलो है, और ये जो पार्ट है उसमें कुछ मटेरियल है, मटेरियल पार्ट इतना ही है। इसका अंदर का जो रेडियस है वो r1 है, बाहर का रेडियस जो है वो r2 है। और आई वांट्स टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ अ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस काइंड ऑफ डिस्क। चलो, पहले तो क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड्स, यस और नो? यस सर। ओके, अब जो टारगेट है वो ये है कि इसका तो भैया मास m है, तो एक काम करो, अंदर कोई डिस्क नहीं है, बट ऐसा मान लो कि अंदर की साइड भी एक छोटा सा डिस्क है, ऐसा मान लो कि अंदर की साइड भी एक डिस्क पड़ा हुआ है, ऐसा मान के चलो कि अंदर भी एक ये डिस्क पड़ा हुआ है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो अंदर का जो डिस्क है एंड बाहर का जो डिस्क है वो दोनों मिला के हमारा ये बड़ा वाला डिस्क हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं हम? यस सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल डिस्क इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इनर डिस्क प्लस रिमेनिंग पार्ट। इज दैट क्लियर? यस सर। पूरा जो डिस्क है उसका जो रेडियस है ना वो r2 है, एंड इनर जो पार्ट नहीं है उसका रेडियस r1 है। जो पार्ट है ही नहीं उसका जो रेडियस है ना वो r1 है। और मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली जो रिमेनिंग पार्ट है उसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बिकॉज रिमेनिंग पार्ट मतलब द बिगर डिस्क विदाउट द इनर डिस्क, द बिगर डिस्क विदाउट इनर डिस्क, तो उसका ही तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब I2 मुझे निकालना है। अब मान लो कि ये जो पूरा बड़ा वाला डिस्क है उसका टोटल मास mt है। देखो यहाँ पे जो m दिया हुआ है ना वो तो हमारा एन्युलर डिस्क जो है उसका मास दिया हुआ है, इट इज नॉट द मास ऑफ द टोटल
द होल बिगर डिस्क, हमको जो कैपिटल एम दिया हुआ है, इट इज द मास ऑफ द एन्युलर डिस्क, जो अंदर के जो पार्ट है उसको निकालने के बाद जो बचता है उसका मास मुझे एम दिया हुआ है। मैंने ऐसा मान लिया कि चलो अगर फुल डिस्क, अगर कुछ भी नहीं निकालते हैं तो उसका मास एम टी है, एम टोटल, या फिर उसको एम डैश बोल देते हैं, चलो एम डैश बोल देते हैं। तो मुझे ये बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल डिस्क हैविंग रेडियस r2 विल बी इक्वल्स टू विद रिस्पेक्ट टू गिवन एक्सिस, with respect to given axis what should be the moment of inertia the whole disk, बताओ। r2 रेडियस का बड़ा वाला डिस्क है और उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उसके सेंटर में से ही पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो याद करो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया passing from the center and perpendicular to the plane of the disk is given by हाफ mr स्क्वायर। वेरी गुड, हाफ एम आर स्क्वायर, बट थोड़ा स्पेसिफाई करो हाफ। अब एम के बदले क्या लिखेंगे? m डैश एम डैश, एंड आर के बदले क्या लिखेंगे? r2 स्क्वायर। वेरी गुड, माइनस द मास ऑफ द इनर मास माइनस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इनर डिस्क, उसका रेडियस r1 है और उसका मास पता नहीं है, बट हम उसको लिख सकते हैं, हमको लिखना हो तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अंदर वाला जो डिस्क है, चलो इसको, ये जो बड़ा वाला जो मास है ना उसको m2 बोल देते हैं और जो अंदर का जो मास है ना उसको m1 बोल देते हैं। ओके, तो अब मुझे बताओ कि व्हाट शुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इनर डिस्क। चलो लिखाओ, मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे हाफ m1 r1 स्क्वायर। ओके, बट अवर आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, मेरा जो आंसर है वो कौन से फॉर्म में आना चाहिए? m1 एंड m2 के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। मेरा जो आंसर है वो किस फॉर्म में आना चाहिए? m के फॉर्म। m के फॉर्म में आना चाहिए। चलो अब मुझे है ना m1 एंड m2 को कन्वर्ट करना है m के फॉर्म में। मुझे ये बताओ कि ये जो बाकी का जो रीजन है, ये वाला रीजन, उसका एरिया कितना होगा? ये जो रीजन है उसका एरिया कितना होगा? कोई बताएगा? पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। वेरी गुड, कौन बोला? हेत पार्टी वाला। इसका जो मास है वो m है, राइट? ये जो एरिया है पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, उसका एरिया m है, उसका ये एरिया का जो मास है वो m है। तो फिर ये पाई r2 मतलब फुल डिस्क का मास जो हमने m2 कंसीडर किया है वो कितना होना चाहिए? चलो मुझे सोच के बताओ क्या लिखना चाहिए m2 के बदले मुझे? I should write m2 is equals to m into r2 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। चलो क्या ये चीज आपको समझ में आई प्रिया? सर ये पता नहीं चला। देखो ये चला पता आपको कि भाई ये पाई इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर का जो मास है ना वो m है, ये पता चला आपको? यस सर। तो फिर ये पाई r2 का स्क्वायर का कितना होना चाहिए? पाई r2 स्क्वायर मतलब फुल होल डिस्क। ओके सर, ओके। हाँ, क्रॉस जस्ट, मल्टीप्लिकेशन। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जस्ट पाई पाई कैंसिल करो तो आ जाएगा आपका। इज दैट क्लियर? यस सर। एंड सिमिलर वे आप क्या कर पाओगे? पाई r1 स्क्वायर का मास जो हमने m1 कंसीडर किया है वो कितना होना चाहिए? तो वो कितना होना चाहिए? इन दोनों को कंपेयर करो, तो m इंटू r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यस सर। अब मुझे क्या मिल गया? मुझे m1 एंड m2 दोनों का वैल्यू m के फॉर्म में मिल गया, और वही तो मुझे लाना था। मुझे टोटल सिस्टम का मास जो है ना उसी के फॉर्म में आंसर लाना था। अब वो आ गया, देखो। तो अभी ये जो है ना, ये I2 क्या है? तो I2 भैया जो बाकी का जो पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज वी वांट्स टू फाइंड, दैट इज अवर टारगेट। तो अभी I2 को ही तो मुझे फाइंड करना है। तो I2 इज इक्वल्स टू हाफ, चलो m2 के बदले क्या लिख सकते हैं हम? m इंटू r2 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इनटू द r2 स्क्वायर। ये तो m2 का वैल्यू प्लेस किया, इनटू r2 स्क्वायर है, माइनस हाफ m1 के बदले m r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इनटू r1 स्क्वायर। तो ये आपका हाफ m कॉमन आ जाएगा,
डिनोमिनेटर में हाफ एम कॉमन, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आएगा? डिनोमिनेटर में आपका आएगा r2² माइनस r1² कॉमन आएगा, और न्यूमिनेटर में क्या बचेगा? r2² मतलब क्या हो जाएगा? r2 पावर 4, r1² मतलब r1 पावर 4। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, तो हाफ एम अपॉन r2² माइनस r1²। फ्रेंड्स यहाँ पे x⁴ माइनस y⁴, तो आपको पता होगा कि ये x² माइनस y² प्लस इंटू x² प्लस y² होता है, याद है भैया? तो r2² माइनस r1² इंटू r2² प्लस r1², ऐसा होगा ये 4 का। ये पता है ना भैया? यस सर। ओके, तो अब फॉर्चुनेटली ये दोनों कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनल आंसर? हाफ एम हाफ एम r2² प्लस r1²। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एन्युलर डिस्क। एन्युलर डिस्क का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर का पार्ट होलो है। तो नाउ यू आइडेंटिफाई हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यस सर। तो ये चीज, एक चीज ऐसी थी जो आपको समझना चाहिए, ये दैट इज द केस नंबर 1। अब मैं ना एन्युलर डिस्क के बदले एन्युलर स्फीयर के बारे में भी आपको दिखाऊंगा, बट एक बार आप देख लेते हैं कि क्या वाकई में हमने जो आंसर लाया वो वाकई में सही है। तो देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ एम r1² प्लस r2², वी गॉट द सेम आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर। और सिमिलरली अगर ये डायमेट्रिकल एक्सिस है तो वो m/2 के बदले क्या आएगा इसी का आंसर? m/4। m/4 है, वो तो आपको पता ही होगा। ओके, यस सर। फिर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, और ये दोनों भी आप फाइंड कर सकते हो। चलो अब मैं ना आपको एन्युलर स्फेरिक स्फीयर के बारे में बताता हूँ। चलो ये रहा आपका, तो इसके लिए अभी मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिसका बाहर का रेडियस r2 है, अंदर का रेडियस r1 है, और अंदर से ये स्फीयर जो है ना वो होलो है। तो इसके लिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आंसर तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बट लेट्स फाइंड आउट के वेदर वी आर एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस और नॉट। तो ये मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ कि कुछ कुछ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हुए हैं कि जिसके अंदर कुछ पार्ट निकाल दिया होता है, ऑब्जेक्ट में से कुछ निकाल दिया होता है, तो फिर उसका फाइंड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना होता है। तो हम कर सकते हैं, उसमें कुछ नई बात नहीं है। तो एक बार फिर से हम उसी को, यही मेथड को अप्लाई करेंगे। अंदर का जो रेडियस है वो r1 है, बाहर का जो है वो r2 है। तो हम वापस से ऐसा मान लेंगे कि ये जो पूरा बड़ा स्फीयर है वो दो पार्ट का बना हुआ है, एक तो इनर स्फीयर जो हमको कैंसिल करना है, और बाकी बचा जो पार्ट है वो। तो अगर बाकी बचे पार्ट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, वही तो फाइंड करना है मुझे, वही तो मुझे फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल स्फीयर of the radius r2 minus the moment of inertia of the sphere of radius r1। अगर वो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो बाकी जो पार्ट बचा है उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो पूरा बड़ा वाला जो स्फीयर है उसका मास m2 है, और अंदर का जो स्फीयर है उसका मास m1 है, और एक चीज कंफर्म्ड है कि ये m2 माइनस अगर m1 करेंगे तो हमको मुझे m मिल जाएगा, और उसी का तो m के फॉर्म में ही मुझे आंसर लाना है। चलो फटाफट लिखा हो मुझे I इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए मुझे? दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बिग स्फीयर ऑफ अ रेडियस r2। स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड। चलो दिखाओ मुझे क्या लिखना चाहिए I के बदले। एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? यस सर। दो लिखाओ, फटाफट लिखाओ। अरे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है क्या आपको? बोलो 2/5 m2 r2 square।
वेरी गुड, 2/5 m2r2 स्क्वायर माइनस क्या लिखूं, 2/5 m1r1 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलो मुझे ये बताओ कि अभी यहाँ पे कंपैरिजन मुझे करना है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंपैरिजन करके करना है, तो किसको कंपेयर करना चाहिए, लेंथ को, एरिया को, या वॉल्यूम को? वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो ऑब्वियसली आपको वॉल्यूम से कंपैरिजन करना पड़ेगा। मुझे ये बताओ कि हमारा जो ओरिजिनल स्फीयर था उसका वॉल्यूम कितना है, ये वाला हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका मास m है, उसका इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस एक्चुअली पर्टिकुलर स्फीयर, बताओ। 4/3 पाई R2 स्क्वायर R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। कौन बोला? वत्सल। वेरी गुड। So this is the volume of our original sphere or shell for which we want to find the moment of inertia. तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर्ग्यूमेंट करेंगे कि भाई 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब का जो मास है ना वो कैपिटल M है। तो ये जो बड़ा वाला स्फीयर है 4/3 पाई r2 क्यूब, इसका मास कितना होना चाहिए, उसका मास हमने तो m2 अज्यूम किया हुआ है, बट वो कितना होना चाहिए m के फॉर्म में, तो आई शुड राइट m इंटू r2 क्यूब अपॉन r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। इज दैट क्लियर? इज इट ओके? 4/3 Yes, sir. I get cancelled, and similar way जो छोटा स्फीयर अंदर का है उसका मास क्या होना चाहिए, वो हमने वैसे m1 अज्यूम किया हुआ है, तो m1 का वैल्यू क्या होना चाहिए भैया, तो now we will identify it should be a m into r1 cube upon r2 cube minus r1 cube। is that clear? Yes, sir. अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिमेनिंग पार्ट 2/5 m2 के बदले आएगा आपका m इंटू r2 क्यूब अपॉन r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब इनटू, ये तो अभी m2 का वैल्यू है, इनटू r2 स्क्वायर माइनस 2/5 m1, तो m1 का जो वैल्यू है वो m r1 क्यूब अपॉन r1 क्यूब माइनस r2 सॉरी r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब इनटू, वापस से क्या हो जाएगा, इनटू r1 स्क्वायर। चलो तो ये आपका हो जाएगा 2/5 m अपॉन r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब कॉमन, तो बचेगा क्या, न्यूमेटर में क्या बचेगा, बोलो, r2 क्यूब r2 स्क्वायर, तो क्या बचेगा, r2 पावर 5, r1 क्यूब r1 स्क्वायर मतलब r1 5। तो फ्रेंड्स क्या ये आंसर आ रहा है भैया, तो फाइनली योर आंसर विल बी 2/5 m r2 raised to 5 r1 raised to 5 upon r2 cube minus r1 cube, and are you able to see the similar answer in this book, in this notes? You get the same answer? Yes, sir. So friends, now you understood. Now I think you will be able to solve these kind of questions in which a standard case is given, standard cases are given, but some internal part is cut from it, and you need to find the moment of inertia of the remaining system. So now I think you will be able to solve this kind of question. Am I right, friends? Yes, sir. इस टाइप के क्वेश्चन JEE 2018 के अंदर इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था
कि जिसमें से कुछ पार्ट कैंसिल किया था और रिमेनिंग पार्ट का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड। तो आपको करना सीधी सी के बात है, आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि पहले पूरा सिस्टम यूनिक सिस्टम कंसीडर करो, कुछ भी कट मत करो, और फिर क्या करना है आपको कि वो पूरे सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से जिसका कट किया हुआ है उसका सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बाकी बचेगा जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? इज इट अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, sir. गुड। तो फ्रेंड्स ऐसे पूरे एक लिस्ट है, वैसे मैंने मोस्टली ऑल द थिंग्स आई हैड ऑलरेडी मेंशन्ड। इसको कैसे सॉल्व करना है पूरा मैंने आपको समझा दिया। जैसे ये आपको पता है ना, ये रोड एंड रिंग का कॉम्बिनेशन है, तो 1/12 ml² प्लस हाफ mr², याद है आपको? तो ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार ये मैं अभी आपको नोट्स के अंदर ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यूब के लिए, क्यूबॉइड वैसे क्यूबॉइड के लिए किया हुआ है, क्यूब सारे कुछ सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स सॉल्व सम अदर क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे दो टाइप के नोट्स मैं आपको दूंगा, तीन टाइप के नोट्स दूंगा मैं यहाँ पे आपको। एक के अंदर सॉल्व्ड क्वेश्चन हो गए, okay. ओके, तो कुछ सॉल्व क्वेश्चन है, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन है। तो मैं ना थोड़े जो हायर लेवल के क्वेश्चन है वो अभी आपको सॉल्व कराना स्टार्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे दो लेवल के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बेसिक लेवल एंड एडवांस लेवल। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम एडवांस लेवल क्वेश्चन। Okay, topic number 1, problem based on the center of mass, and the question is, are you able to see the questions in your mobile screen, friends? Yes, sir. Okay. So question ऐसा है कि to advanced level from the topic number 1, सेंटर ऑफ मास के बेस पे क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं हम, और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स A and B initially at the rest moves towards each other due to the mutual attractional force at the instance when the speed is v, the speed of the object b is at 2v, then what should be the speed of the center of mass? So friends, it is not so much tough, it is a very simple. देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो आपका सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है वो ये होगा m1 x1 plus m2 x2 and so on mn xn upon m1 plus m2 up to mn। बट अगर इसी सिस्टम अगर 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन है तो ये जो फॉर्मूला है वही रहेगा, बट द थिंग इज द फॉर्मूला विल बी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेक्टर फॉर्म। चलो, सिमिलरली VCM अगर 1 डायमेंशन है
तो ये सिमिलर फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो वेलोसिटी के लिए। ये सारे थ्योरी के अंदर है। हाँ भैया, थ्योरी के अंदर हमने ये डिस्कस किया हुआ है। एंड अगर इसको वेक्टर फॉर्म में करना है तो ये आपका हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 वेक्टर v2 अप टू mn अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn। एंड सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन के बारे में सोचना है तो यू द सेम थिंग यू कैन अप्लाई फॉर दिस एज अ m1a1 प्लस m2a2 अप टू mnan। ये एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड है। एंड नाउ ऑब्वियसली यू आइडेंटिफाई व्हाट शुड बी डन फॉर द वेक्टर फॉर्म। तो कोई नहीं, आपको जस्ट क्या करना है, वेक्टर साइन को ऐड करना है। चलो, अब यहाँ पे तो किसके बारे में बात किया हुआ है, बोले वेलोसिटी के बारे में। और दूसरी बात के वो एक दूसरे की तरफ मतलब वन डायमेंशनल मोशन ही है, एक दूसरे की तरफ जा रहा है, मतलब 1D मोशन है। तो आपको यू जस्ट अप्लाई द सिंपल फॉर्मूला। अगर VCM आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। चलो, अब m का जो वैल्यू है ना, m का जो वैल्यू है टू पार्टिकल्स A एंड B आर इनिशियली एट द रेस्ट। अच्छा, यहाँ पे हमको m1 m2 प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। m1 m2 इज नॉट प्रोवाइडेड, दे आर नॉट हैविंग द सेम मास, बट एज यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ भी ये सब अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हियर particles are moving towards each other due to which force? Due to which force? Due to mutual attraction, gravitational force, mutual attractional force between them. So इसका मतलब ऐसा हुआ कि मैंने कोई बाहर से फोर्स नहीं प्रोवाइड किया है। So I can say F external is 0. Whatever the force acting, that is because of the mutual attraction. And as attractional F external is 0, तो आपका सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। एंड सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इनिशियली हमारा जो सिस्टम था वो एट द रेस्ट था। तो इनिशियली द सिस्टम, होल द सिस्टम इज एट द रेस्ट। सो इनिशियल VCM कितना था, 0 था। तो अब मोशन के बाद भी VCM कितना होना चाहिए, 0 ही रहना चाहिए, 0 बिकॉज इट शुड बी रिमेनिंग कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है वैसे, बिकॉज यहाँ पे तो जो फोर्स है ना वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्स के द्वारा ये हो रहा है। तो आपका सेंटर ऑफ मास जो होगा ना वो उसका वेलोसिटी 0 मतलब कांस्टेंट रहेगा। पहले पूरा सिस्टम एट द रेस्ट था तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे होगा, तो अभी भी सेंटर ऑफ मास का तो वेलोसिटी 0 ही रहेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। आपको समझ में आया भैया? इज दैट क्लियर? यस सर। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि a circular plate of uniform thickness has a diameter 56 centimeter. A circular part of a diameter 42 centimeter is removed from the edge. What is the position of the center of mass of a remaining part with respect to the original center of mass? यहाँ पे क्वेश्चन लिखना भूल गए हैं। With respect to original center.
ऑफ मास, दैट शुड बी द क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन को समझने की ट्राई करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी बहुत जगह पे मैंने देखा हुआ है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर, कि भाई हमारे पास है ना एक डिस्क है जिसका डायमीटर जो है ना वो 56 सेंटीमीटर है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ऑब्वियसली उसके सेंटर पे होगा, बट उसमें से मैंने क्या किया है, उसमें से मैंने ये किया है कि कुछ पार्ट को मैंने निकाल लिया है। अभी तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो उसके ओरिजिन पे ही, मान लो कि वो ओरिजिन पे है, ये 56 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक डिस्क है। तो फ्रेंड्स अगर डायमीटर 56 है तो उसका रेडियस कितना होगा? 28. ओके वेरी गुड, 28। अब बात ऐसी है, अब बात ये है कि इसमें से मैंने ना एक दूसरा, मैं रिंग जो है ना, एक दूसरा रिंग मैं इसमें से बाहर निकाल देता हूँ, उसको कट कर देता हूँ, दूसरे रिंग को मैं कट कर देता हूँ। बस दूसरा जो रिंग है ना उसका डायमीटर 42 है, तो डायमीटर 42 है तो मतलब उसका रेडियस कितना होगा? 21. 20 ऑब्वियसली। तो डायमीटर 40 और उसको एज से निकालना है मुझे, तो मैंने ये एज से निकाल दिया इस हिसाब से। चलो ये बात आपको समझ में आया, ने इसके एज से उसको निकाल दिया ऐसे, ओके। तो अभी इसका जो सेंटर होगा ना वो यहाँ पे कहीं पे होगा, जिसको मैंने निकाल दिया वो यहाँ पे उसका सेंटर होगा, और मुझे सोच के बताओ कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 10.5. कहाँ पे 20.5? 21 ही होगा ना, ओके। अरे डायमीटर 42 है तो रेडियस तो 21 ही होगा ना, सेंटर से एज का डिस्टेंस। तो मुझे ये बताओ कि ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास जो है उससे ये जो छोटे वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास कौन से डिस्टेंस पे होगा? 7 मीटर. 7 मीटर। चलो ये बात समझ में आया सबको? 28 माइनस 21, 7 बचेगा। इज दैट क्लियर? नाउ center of mass of the whole system is equals to m1 r1 plus m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ओरिजिनल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है ना वो तो हमने ऑलरेडी क्या अज्यूम किया हुआ है, वो कहाँ पे ऐसा अज्यूम कर लिया है हमने? पूरे सिस्टम, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम इज, वी हैड ऑलरेडी अज्यूम्ड एट 0,0, राइट? अब m1 जो है ना दैट इज द मास, m1 इज द मास ऑफ द डिस्क हैविंग रेडियस 21। कैपिटल M जो मास है ना, तो पूरा जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम, मान लो कि पूरे सिस्टम का मास कैपिटल M है, तो पाई इंटू 28 का स्क्वायर, उसका अगर मास कैपिटल M है तो पाई इंटू 21 का स्क्वायर का मास कितना होगा? सोचो भैया। तो जिसको मैंने M1 बोला हुआ है तो वो कितना होगा? आया बात समझ में? Yes, sir. तो M1 मतलब अंदर का जो डिस्क है जिसको मैंने कट करना है उसका मास 9/16 इंटू टोटल मास। अब उसका 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 सेंटर कहाँ पे, उसका पोजीशन वेक्टर, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? R1 आपको पता है, R1 क्या है? चलो कोई लिखाएगा मुझे, R1 क्या आएगा बताओ? जो अंदर का डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है?
तो बोले 7,0 बिकॉज उसका सेंटर यहाँ पे 7 पे है ओरिजिन से। दूसरा मास, चलो मुझे ये बताओ कि M2 का मास क्या होगा। तो बोले कैपिटल M में से M1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको M2 मिल जाएगा। तो M माइनस 9M/16, तो 16 - 9 मतलब 7M/16 बचेगा। तो M2 का जो है ना वो 7M/16 बचेगा। और उसी का तो मुझे सेंटर ऑफ लोकेशन, सेंटर ऑफ मास उसी का तो फाइंड करना है, जो बाकी बचा उसका रिमेनिंग पार्ट का ही तो सेंटर ऑफ मास मुझे फाइंड करना है, तो R2 ही फाइंड करना है अपॉन कैपिटल M, अपॉन द टोटल मास ऑफ द होल सिस्टम विल बी कैपिटल M। वैसे वो लिखने की जरूरत भी नहीं थी बिकॉज वो 0 में जाएगा तो 0 0 ही हो जाएगा। चलो यहां तक सबको समझ में आया भैया। Yes, sir. अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं 9/16 को मैं कॉमन ले लेता हूं। M/16, सॉरी M/16 को कॉमन लेता हूं एंड 9 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 9 7 से क्या हो जाएगा 63. 63,0 प्लस 7R2। चलो इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। Yes, sir. और वो जो M/16 है वो 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा, 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो 0 0 ही हो जाएगा। तो 0 0 इज इक्वल्स टू ये 63,0 प्लस 7R2। तो अगर 7R2 को सब जगह इक्वेशन बनाओगे आप तो 0 - 63 तो -63 हो जाएगा, 0 - 0 0 ही रहेगा। तो अगर R2 आपको फाइंड करना है तो 63/7 तो क्या हो जाएगा 9. तो माइनस, चलो ये -9 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रिमेनिंग पार्ट था, देखो सीधी सी बात है, वो चीज तो कंफर्म्ड थी कि जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब रिमेनिंग पार्ट मतलब ये आपको जो दिख रहा है वो दिस इज द रिमेनिंग पार्ट, तो उसका ज्यादातर मास कौन से डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड था या राइट साइड। रिमेनिंग पार्ट का ज्यादातर जो मास था वो कहाँ पे था, लेफ्ट हैंड साइड या राइट साइड। मुझे ये बताओ कि जो पार्ट रिमेनिंग पार्ट है तो उसका जो ज्यादा मास है वो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड है या राइट साइड है। Left hand side. तो फिर उसका सेंटर ऑफ लोकेशन, सेंटर ऑफ मास कहाँ, उसका लोकेशन कहाँ पे आना चाहिए ओरिजिन से। Left hand side. तो Negative इसीलिए axis. हमारा, हाँ इसीलिए हमारा जो सेंटर ऑफ मास का आंसर जो है वो नेगेटिव आंसर आया। वो क्यों पता चला आपको। एंड -9 का मतलब ऐसा हुआ कि 9 सेंटीमीटर एट द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, 9 सेंटीमीटर एट द लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन। तो रिमेनिंग जो पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे आएगा, वो 9 सेंटीमीटर कहीं पे लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग सिस्टम कहाँ पे होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास। तो बोले कौन सा डिस्टेंस पे होगा 9 सेंटीमीटर पे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। Yes, sir. तो इट इज इंटरेस्टिंग टू सॉल्व। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इज इट ओके, यस और नो। Yes, sir. ओके गुड। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन नंबर 10 इन योर मोबाइल स्क्रीन। दिख रहा है आपको ये। Yes, sir. Okay. 2 point masses small m and capital M are separated by the distance capital L. The distance of the center of mass from the small m. देखो यहाँ पे आपको ऐसा दिया हुआ है कि दो सिस्टम, ये क्यों यहाँ पे डाला पता नहीं, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इट इज नॉट द क्रिटिकल लेवल। देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड करना है उसको आपको ओरिजिन पे कर देना है। ये एक बाय डिफॉल्ट रूल है कि अगर आपको स्मॉल m के रिस्पेक्ट में आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो लेट पुट दैट स्मॉल m अंडर ओरिजिन। ओरिजिन पे स्मॉल m प्लेस कर दो, तो अभी आपका जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा वो स्मॉल m के रिस्पेक्ट में ही मिलेगा। क्यों, बिकॉज हमारे पास जितने भी सेंटर ऑफ मास के इक्वेशन है
that all the equations are with respect to the origin. तो फिर अगर हमको किसी के हिसाब से किसी के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसको ओरिजिन पे प्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सारे सेंटर ऑफ मास के जितने भी फॉर्मूला है वो हमको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बता रहा है, बट कहाँ से, तो ओरिजिन से बता रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में हमको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है उसको हम ओरिजिन पे डाल देते हैं। अब तो ये वन डायमेंशनल सिस्टम ही है, तो एक्स सी एम इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। चलो m1 स्मॉल m, x1 0 हो जाएगा, m2 कैपिटल M उसका लोकेशन L हो जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 होगा, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू L होगा, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो सीधी सी बात है, अभी ये जो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा वो कैपिटल ML अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है, अब ये इसमें कुछ है नहीं। इज दैट क्लियर? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes, sir. तो यहाँ पे सीखने क्या मिला आपको कि जिसके रिस्पेक्ट में अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है सिस्टम का, तो उसको आपको कहाँ पे प्लेस करना है, Origin. ओरिजिन पे प्लेस कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपको जो आंसर आएगा वो उसी के रिस्पेक्ट में आपको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन मिल जाएगा। ओके, चलो one more question. Three identical spheres of a mass of 1 kg are placed touching each other with their centers on the straight line. Their centers are marked as a K, L and M respectively. The distance of the center of mass of the system is okay. So क्या है, पहले क्वेश्चन को समझने की ट्राई करते हैं। 3 स्फीयर है हमारे पास, दे आर टचिंग each other, they are touching each other in such a manner that their center of mass are lying on the same line. सबके सेंटर ऑफ मास एक ही लाइन पे आ रहा है, इस हिसाब से 3 स्फीयर सबका मास इक्वल है, ऐसे है। चलो देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी स्फीयर है उसका जो सेंटर है वो एक ही लाइन पे है और उसको मार्किंग किया हुआ है के, एल एंड एम, के, एल एंड एम। ओके, सो डिस्टेंस of a center of mass of a system from the K is, तो K से अच्छा 3 identical sphere of the mass in kg is placed in the centers on the straight line. The centers are marked as a K, L and M respectively. The distance of a center of mass of the system फ्रॉम द के से उसका मतलब जिससे उसका वैल्यू फाइंड करना है उसको हम क्या करेंगे, ओरिजिन पे रख देंगे। चलो इसको ओरिजिन पे रखते हैं के को। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है पूरे सिस्टम का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस और नो फ्रेंड्स? जो एल, जिसका जहाँ पे एल का लोकेशन है वही सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का आएगा बीच में, एग्जैक्टली। यस और नो? Yes, sir. तो मुझे ये बताओ कि उसको डिस्टेंस के हिसाब से लिखना है, अगर फ्रॉम द के व्हाट शुड बी इट्स डिस्टेंस, तो कैन आई से इट इज अ के एल? कैन आई से इट इज अ के एल? बट के एल तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, के एल तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, के एल प्लस के एम। अच्छा एक काम करते हैं और एक चीज करते हैं, इसको एग्जैक्टली इसी के फॉर्म में लाना है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल कर सकता हूँ।
m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। चलो सब में से m कॉमन बिकॉज m इज द सेम, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3m। चलो तो ये आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। चलो x1 क्या होगा मुझे बताओ, x1 क्या है? तो बोले जो पहला स्फीयर है ना उसका सेंटर ऑफ मास, तो उसका सेंटर ऑफ लोकेशन तो क्या है? वो तो कहाँ पे है? देखो पहला जो स्फीयर है उसका सेंटर कहाँ पे है? बोलो भैया। ओरिजिन। तो उसका x1 0 हो जाएगा। x2 क्या लिखूं? तो बोले KL, x2 लिख दो KL। एंड x3 क्या लिखूं? बोले KM। ये आपका x1 होगा और ये आपका x2 होगा। इज इट क्लियर? डिवाइड बाई 3। तो नाउ द आंसर इज इन द फॉर्म दे वांट्स। आया बात समझ में है? यस सर। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सो लास्ट ऑफ टुडेज क्वेश्चन ऐसा है, टू पार्टिकल्स of mass 1 kg, 3 kg move towards each other under their mutual force of attraction. No other force acts on them. When the relative velocity of approach of two particles is 2 meter per second, their center of mass has a velocity 0.5 meter per second. When the relative velocity approaching becomes 3 meters per second, what should be the velocity of center of mass? तो देखो ये मैंने सॉल्व करा दिया है आपको, क्या आंसर आना चाहिए? 0। नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं आएगा ना। इनिशियली एज एट द रेस्ट कहाँ पे, ऐसा क्या लिखा है? क्या इनिशियली एट द रेस्ट है? तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट रहेगा, बट उसका वेलोसिटी क्या है भैया? जीरो नहीं है, 0.5 मीटर पर सेकंड है, तो दैट विल बी रिमेन्स दिस कांस्टेंट। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। So it should be option A. So let's find it out. We got the same answer or not? It should be option A. Let's check out. Question number 12. Answer should be A. Yes, it is A. Okay, friends. So friends, I'm going to provide you these all notes in which the three kind of questions will be given. Number one, I'm going to provide you this table of moment of inertia for the different objects. ये पूरा टेबल मैं आपको दे दूंगा, number one. Number two, I'm also going to provide you some solved MCQs regarding on this chapter. कुछ solved MCQ अच्छे अच्छे कुछ solved MCQ है वो मैं आपको दूंगा यहाँ पे. And number three कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए 2 लेवल के क्वेश्चन है, बेसिक लेवल एंड एडवांस लेवल। हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग बेसिक एंड एडवांस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे है, तो वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स ये नोट्स आप कल ऑफिस पे जाके कलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ये उसके नोट्स में आपको PDF फॉर्म में आपको व्हाट्सएप में भी सेंड कर दूंगा, और कल आप 12 o'clock के बाद ऑफिस से भी कलेक्ट कर सकते हो। ओके, बट जब आप नेक्स्ट टाइम आते हो तो आपको क्या करके लाना है, आपको जो सॉल्व्ड MCQ है वो एक बार देख लेना है, और ये एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड जो है ना उसके 50 क्वेश्चंस तक सॉल्व करके लाना है। ओके 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 सर। आज का सेशन में यहाँ पे एंड करता हूँ।
और ये वेडनेसडे का एग्जाम हमने रखा हुआ है फ्रेंड्स। ये वेडनेसडे आपका किस चैप्टर का एग्जाम है? हमने वर्क एनर्जी पावर का एग्जाम ले लिया, बाकी है। यस सर, हो गया। तो अभी ये जो सैटरडे आपका एग्जाम है दैट विल बी बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्लस वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन प्लस वर्क एनर्जी पावर, उन दोनों का कंबाइंड एग्जाम है। ओके फ्रेंड्स, ओके सर। तो आज यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।